नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे सरल भाषा में समझाए गए टॉपिक्स, परीक्षा उपयोगी नोट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये विशेष रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है ताकि परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के एकदम पक्के नोट्स बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, अगर हम अपनी पीडीएफ के पहले पेज का संदर्भ लें तो शुरुआत एक बहुत ही व्यापक नजरिए से होती है। मतलब हमारे चारों ओर की दुनिया और पदार्थ वो निरंतर बदल रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से इन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हाँ, फिजिकल और केमिकल चेंज। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। तारों के बनने से लेकर हमारे दैनिक जीवन तक ब्रह्मांड के विकास को समझने का ये मूल आधार है। हर जगह यही प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। तो चलिए पेज 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन का आधार समझते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसे बहुत सरल भाषा में पीडीएफ के पेज 2 पर समझाया गया है। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ का केवल बाहरी रूप, उसका आकार या उसकी अवस्था बदलती है। हाँ, उसकी जो रासायनिक संरचना है वो बिल्कुल समान रहती है। बिल्कुल, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे बर्फ का पिघलना ले लीजिए या वाष्प बनना, दोनों ही स्थितियों में वो पानी ही रहता है। हाँ, वो पानी यानी H2O ही रहता है। एकदम सही। और अगर हम पेज 3 पर आएं तो इसके लक्षणों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से आकार, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व इन चीजों को प्रभावित करता है। और जो सबसे बड़ी बात परीक्षा के लिए याद रखनी है वो ये है कि ये अक्सर एक अस्थायी और व्युत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है मतलब इसे भौतिक साधनों से, जैसे ठंडा या गर्म करके, उल्टा जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान H2O जैसे रासायनिक सूत्र बिल्कुल अपरिवर्तित रहते हैं। अच्छा, पेज 4 पर इसके कुछ प्रमुख परीक्षा उपयोगी उदाहरण दिए गए हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। पहला तो वही है अवस्था परिवर्तन या फेज चेंज, जैसे बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना। हाँ, लेकिन जो दूसरा उदाहरण है घुलना यानी डिसोल्यूशन, वो थोड़ा ट्रिकी है। पानी में चीनी या नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि देखने में तो नमक गायब ही हो जाता है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। लेकिन देखिए, अगर हम उस नमक वाले पानी का वाष्पीकरण होने दें, मतलब उसे गर्म करें, तो पानी उड़ जाएगा और नमक हमें वापस मिल जाएगा। ओहो, क्योंकि वाष्पीकरण से नमक वापस मिल जाता है, इसलिए ये भौतिक है। बिल्कुल, मूल पदार्थ वापस आ गया। समझ गए। तीसरा उदाहरण है यांत्रिक विरूपण, जैसे कागज को फाड़ना या लकड़ी काटना। मतलब कागज फट गया पर रहा तो कागज ही। सही कहा। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है पेज 4 पर मिश्र धातु या अलॉयस का बनना, जैसे पीतल बनाना। हाँ, पीतल बनाने के लिए हम पिघली हुई धातुओं को भौतिक रूप से मिलाते हैं। वो आपस में रासायनिक तौर पर नहीं जुड़ते, बस एक मिश्रण बनाते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम आ गए हैं पेज 5 पर। रासायनिक परिवर्तन क्या है? ये एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल, अगर भौतिक परिवर्तन कमरे के फर्नीचर को खिसकाने जैसा है, तो रासायनिक परिवर्तन पूरी दीवार तोड़कर नया कमरा बनाने जैसा है। इसमें पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके पूरी तरह से नए पदार्थ बनाते हैं। और उन नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, परमाणु संरचना स्थायी रूप से बदल जाती है। इसी को पेज 6 पर समझाया गया है। इसके लक्षणों में सबसे बड़ी बात यही है कि ये सामान्य परिस्थितियों में स्थायी है और अपरिवर्तनीय है, मतलब इर्रिवर्सिबल है। इर्रिवर्सिबल। इसमें हमेशा पुराने रासायनिक बंधन टूटते हैं और नए बंधन या बॉन्ड्स बनते हैं। इसे उबालने या छानने जैसे साधारण तरीकों से आप वापस नहीं कर सकते। एक बार लकड़ी जल गई तो आप राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। तो विद्यार्थियों को परीक्षा में कैसे पहचानना है कि कोई परिवर्तन रासायनिक है? इसके लिए पेज 7 पर 4 मुख्य संकेत दिए गए हैं। पहला है गैस का निकलना, जैसे अगर हम सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं। बिल्कुल। दूसरा संकेत है रंग में अप्रत्याशित बदलाव, जैसे सेब को काटकर छोड़ दें तो वो भूरा हो जाता है। हाँ, ऑक्सीडेशन की वजह से। तीसरा है तापमान में बदलाव, मतलब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होना, बर्तन का अचानक गर्म या ठंडा हो जाना। और चौथा संकेत जो सबसे पुख्ता माना जाता है वो है अवक्षेप या प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट मतलब
दो द्रवों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस का निर्माण होना, जो बर्तन के नीचे बैठ जाता है। एकदम सही। और अगर हम पेज 8 से वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें तो लोहे पर जंग लगना सबसे आम है, जिसमें आयरन ऑक्साइड बनता है। हाँ, इसके अलावा दहन यानी कंबस्चन, लकड़ी या किसी भी ईंधन का जलना। हमारे शरीर के अंदर भी तो ये होता है, पाचन प्रक्रिया, जहां एंजाइम हमारे भोजन को तोड़ते हैं। बिल्कुल। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जहां वो CO2 और धूप से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये प्रकृति का सबसे बड़ा रासायनिक परिवर्तन है। अब पेज 9 पर चलते हैं, जहां आणविक विज्ञान और ऊर्जा के खेल को समझाया गया है। यहाँ दो बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, अंतर आणविक और अंतरा आणविक। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। अंतर आणविक कमजोर बल होते हैं जो दो अलग अणुओं के बीच होते हैं। ये बल उबलने जैसे भौतिक परिवर्तनों में टूटते हैं, जैसे पानी से भाप बनते वक्त। हाँ, अणु खुद नहीं टूटता, बस दूसरे अणु से दूर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अंतरा आणविक बल वो मजबूत रासायनिक बंधन होते हैं जो एक ही अणु के अंदर परमाणुओं को जोड़कर रखते हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो ऊर्जा द्वारा इन्हीं मजबूत बंधनों को तोड़ा जाता है ताकि नए अणु बन सकें। सही कहा। और इसी ऊर्जा के बदलाव को पेज 10 पर एंथैल्पी के रूप में समझाया गया है। तो एंथैल्पी का आदान प्रदान दो तरह से होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक में ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे दहन में गर्मी निकलती है, या फिर पानी का जमना। हाँ, पानी का जमना विद्यार्थियों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन पानी जब जमता है तो वो अपनी ऊर्जा बाहर छोड़ता है, इसलिए वो ऊष्माक्षेपी है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। और दूसरा है ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक। इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, जैसे बर्फ का पिघलना जो गर्मी सोखकर होता है, या भोजन पकाना। जी। अब पेज 11 का उपयोग करते हुए हम एक त्वरित तुलना कर सकते हैं ताकि विद्यार्थियों का रिवीजन हो जाए। बिल्कुल। नया पदार्थ भौतिक में नहीं बनता, रासायनिक में बनता है। प्रकृति भौतिक की अस्थायी है, रासायनिक की स्थायी है। भौतिक में सिर्फ बाहरी गुण बदलते हैं, रासायनिक में पूरी संरचना। और ऊर्जा का बदलाव रासायनिक में भौतिक की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। एकदम सही। चलिए अब पेज 12 से देखते हैं, दैनिक जीवन, उद्योग और पर्यावरण में इनका क्या काम है। रसोई का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। रोजमर्रा के उदाहरण विज्ञान को समझने में बहुत मदद करते हैं। जैसे माइलार्ड रिएक्शन। जब हम ब्रेड या मांस को पकाते हैं तो जो उसका रंग भूरा हो जाता है और एक खास महक आती है, वो इसी रिएक्शन की वजह से है। और कैरमलाइजेशन, जब उच्च तापमान पर शर्करा यानी चीनी टूटती है तो वो कैरमल बन जाती है। ये सब तो स्वादिष्ट रासायनिक परिवर्तन है। एक और उदाहरण है साबुन या डिटर्जेंट का। ये पानी में माइसेल्स बनाते हैं और चिकनाई हटाते हैं। पेज 13 पर उद्योगों में इन विज्ञानों के प्रयोग की बात की गई है। सबसे अहम है हैबर-बॉश प्रक्रिया। कराकर अमोनिया बनाया जाता है। इसके बिना तो शायद दुनिया में खेती बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी पेज पर भौतिक परिवर्तन का भी एक औद्योगिक उपयोग है, क्रिस्टलीकरण। जी, चीनी या दवाओं को शुद्ध करने के लिए। और गैल्वेनाइजेशन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना। ये सब तो हमारे फायदे की बातें हो गई, लेकिन पेज 14 चर्चा को एक गंभीर मोड़ देता है। पर्यावरण पर प्रभाव। बिल्कुल। बड़े पैमाने पर होने वाले इन रासायनिक प्रभावों ने बहुत नुकसान भी किया है, जैसे CFCs द्वारा ओजोन परत का क्षरण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे हानिकारक किरणें धरती पर आती हैं। दूसरा बड़ा खतरा है महासागरों का अम्लीकरण। हवा में बहुत ज्यादा CO2 है जिसे समुद्र सोख रहे हैं। और इससे पानी का pH कम हो रहा है, पानी ज्यादा अम्लीय हो रहा है, जो कि मूंगा जीवों यानी कोरल रीफ्स के लिए विनाशकारी है। सही कहा। और अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। हाँ, जीवाश्म ईंधन के धुएं से निकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस से जब बादलों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो एसिड रेन होती है, जो मिट्टी और इमारतों दोनों के लिए घातक है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं PDF के अंतिम पृष्ठ पेज 15 पर। अगर हम पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का अंतर हमें दुनिया को समझने की एक वैज्ञानिक भाषा देता है। बिल्कुल।
अंतराण्विक बलों के टूटने से लेकर नए बंधनों के बनने तक यही प्रक्रियाएं हमारे उद्योगों और जीवन को चलाती हैं। और मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि इन अवधारणाओं की गहरी समझ केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी ये बेहद आवश्यक है। बहुत सही बात कही आपने। और आज की इस गहन चर्चा का अंत मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे अदृश्य रासायनिक बंधनों के टूटने और जुड़ने से पूरी दुनिया का पर्यावरण प्रभावित हो सकता है, जैसे ओजोन का टूटना या समुद्र का अम्लीय होना। तो जरा सोचिए, अगर हम अणुओं के स्तर पर हो रहे इन प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तनों को पूरी तरह समझ लें, तो क्या भविष्य में कोई ऐसा नया रासायनिक परिवर्तन डिजाइन किया जा सकता है जो हमारे वायुमंडल से प्रदूषण को हमेशा के लिए सोख ले? एक रिवर्स रिएक्शन। हाँ, क्या हम ऐसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं जो इस धरती को वापस उसी पुरानी शुद्ध अवस्था में लौटा दे? इस बारे में जरूर विचार करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।